हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग द रिमाइंडर साइंस के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर है उष्मा का चैप्टर है, यानी कि हीट जो है इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर करा दूँगा। तो ये जो है चैप्टर वाइज मैं कवर करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने यांत्रिक के चैप्टर को पढ़ा दिया था, अब जो है उष्मा के चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आप लोग को आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा आज हम लोग पढ़ेंगे हीट चैप्टर को। तो हीट चैप्टर से जितने भी प्रश्न होते हैं उसे कवर किया जाएगा इस अध्याय में। तो पहला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या होते हैं? तो वस्तु के गर्म करने पर उसके अणु जो होता है उसका चाल जो है बढ़ जाता है, उसके अणुओं की जो चाल है वो बढ़ जाता है अगर वस्तु को गर्म करेंगे तो। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की क्या होती है? तो जब वस्तु को अगर ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे तो चाल बढ़ जाएगा उसके अणु का, जब अगर ठंडा करेंगे तो क्या होगा उसके अणु का? तो चाल घट जाएगी। सिंपल सा बात है, जब कोई वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अणु क्या है वो गर्म हो जाएगा, यानी कि चाल बढ़ जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। और जब वस्तु को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? चाल घट जाएगी। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है सबसे पहले दिया था रमफोर्ड ने दिया था। सबसे पहले इसका प्रमाण दिया था, प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था रमफोर्ड ने। नेक्स्ट है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऊष्मा का मात्रक जो है, देखिए कैलोरी होता है, जूल भी होता है, किलो कैलोरी भी होता है। कौन नहीं होता है? बच गया कौन? डिग्री सेल्सियस जो है ये नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऊष्मा का मात्रक नहीं है कौन? डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। नेक्स्ट है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो 1 कैलोरी ऊष्मा का मान जो होता है वो होता है 4.2 × 10³ जूल के बराबर होता है। इसे याद रखिएगा क्योंकि ये भरवली एग्जाम में देखने को मिलता है। 4.2 × 10³ जूल होता है। नेक्स्ट है, बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो बर्फ पर अगर दबाव बढ़ाएंगे उसका गलनांक क्या होगा? गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस कैसा होता है? तो द्रव तापमापी की अपेक्षा जो है गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस जो है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। गैस जो है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसीलिए उसका तापमापी अधिक संवेदी होता है। नेक्स्ट है, ताप युग्म तापमापी यानी कि थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो थर्मोकपल थर्मामीटर जो है यह सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। सीबेक के प्रभाव पर ताप युग्म तापमापी जो है आधारित है। नेक्स्ट है, अत्यधिक ऊंचे तापों का माप की जाती है। तो अत्यधिक ऊंचे जो ताप होते हैं उसका माप कैसे करते हैं हम लोग? तो पूर्ण विकिरण उत्तमापी से करते हैं। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किया जाता है। नेक्स्ट है, पूर्ण विकिरण उत्तमापी यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो है यह आधारित होता है स्टीफन के नियम पर। या तो आपको ऐसे ही बोल देगा स्टीफन का नियम क्या होता है? तो स्टीफन के आधार पर जो होता है, स्टीफन के नियम के आधार पर पूर्ण विकिरण तापमापी सिद्धांत कार्य करता है। यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो है स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? जो दूर स्थित है वस्तु जैसे कि सूर्य आदि का जो ताप है इसको कैसे मापेंगे हम लोग? इसको मापेंगे हम लोग पूर्ण विकिरण उत्तम तापी के द्वारा इसे मापेंगे, इसके टेम्परेचर को। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पर जो है पारा के स्थान पर जो है अल्कोहल को
टेम्परेचर दर के रूप में वरीयता दी जाती है, यानी कि उसको वरिष्ठता मिलती है। तो क्यों मिलता है? क्योंकि जो होता है अल्कोहल का द्रव्यमानांक निम्नतर होता है, इसीलिए उसको वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट है विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। तो विकिरण पायरोमीटर से जो है कितना तापक्रम नापा जा सकता है, तो विकिरण पायरोमीटर से जो मापते हैं हम लोग 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर का तापमान हम लोग माप सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोकपल यानी कि ताप युग्मक बनाया जा सकता है। तो थर्मोकपल जो होता है ताप युग्मक कैसे बनाया जाता है, तो इसको बनाते हैं 2 असंतृप्त धातुओं से बना सकते हैं इसको, थर्मोकपल को। नेक्स्ट है सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप कैसे मापेंगे हम लोग, तो सूर्य का ताप जो मापेंगे हम लोग पायरोमीटर तापमापी के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है। तो ये जो फॉर्मूला है F+32/9, ये जो फार्मूला है ये कौन सा इस चारों में से सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F-32/9 = C/5 होता है। ये फार्मूला जो है सत्य है, यानी कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जो बदलते हैं हम लोग, यही फार्मूला का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तथा हिमांक पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं, क्रमशः कितना कितना होता है। तो जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस तापक्रम पर, और हिमांक पॉइंट जो होता है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यानी कि जल को अगर हम लोग बर्फ़ बनाना चाहते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनेगा, और अगर इसको बॉयल करेंगे तो कितना डिग्री पर करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको बॉइलिंग होता है इसका जल का। नेक्स्ट है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो ताप के सेल्सियस पैमाना जो होता है उसमें परम शून्य ताप क्या होता है, तो परम शून्य ताप जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो केल्विन मान से जो है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो केल्विन माप जो होता है उसमें मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो कितना तापमान होने पर जो है पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों का एक होगा, मतलब दोनों का इक्वल हो जाएगा। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो है इक्वल हो जाएगा कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि कितना ताप पर, कितना टेम्परेचर पर जो है दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दोनों जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है दोनों फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो है दोनों इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव ताप जो है वो क्या होता है, -273 केल्विन होता है न्यूनतम संभव ताप। नेक्स्ट है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होगा। तो सेल्सियस पैमाने पर जो है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा, तो यह होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना हो सकता है, तो सेल्सियस स्केल पर जो है मानव शरीर का तापमान कितना होगा, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है मानव शरीर का तापमान होता है सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहाइट में अगर पूछ देगा तो कितना होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। तो फ़ारेनहाइट तापक्रम पर जो होता है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का जो ताप होगा वो कितना होगा, वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो किसी मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम जो होगा वो कितना होगा, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यही इसका मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो है उसका शरीर का ताप कितना होगा, तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का ताप होगा वो कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट है किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमाप के पाठ्यांक का दुगना होता है। तो है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक के दुगना होगा। नेक्स्ट है जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है। जब हम लोग गर्म पानी को मोटे गिलास के कांच में छिड़केंगे तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, इसीलिए वो कांच टूट जाता है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है।
तो पानी का जो घनत्व है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। जब हम लोग जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा। तो उसका आयतन जो होगा पहले घटता है फिर बाद में जाकर के बढ़ता है। नेक्स्ट है, साइकिल के जो है ट्यूब वो अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। तो साइकिल का जो ट्यूब है सबसे ज़्यादा गर्मियों में क्यों फटते हैं। तो गर्मियों के दिन में अधिकांशतः फटते हैं साइकिल के ट्यूब। क्यों? क्योंकि जो होता है गर्मी के कारण ट्यूब की हवा जो है फैल जाती है। ट्यूब के अंदर जो हवा है वो क्या होगा, फैलने लगता है और ट्यूब जो है फट जाता है। इसी कारण क्या है, गर्मी के दिन में अधिकांशतः साइकिल के ट्यूब जो है फट जाते हैं। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई जो है क्या होगी। तो शीशे का जो छड़ है जब हम लोग भाप में रखते हैं तो इसकी लंबाई देखते हैं बढ़ जाता है, लेकिन जो है इसकी चौड़ाई जो है तो इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी चौड़ाई पर जो है चौड़ाई जो है इसका अव्यवस्थित होती है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है चौड़ाई में, लेकिन लंबाई जो है बढ़ जाती है उसकी। नेक्स्ट है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा। तो कोटर का आयतन जो है वह बढ़ने लगेगा, यानी कि बढ़ेगा। नेक्स्ट है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है। तो अत्यधिक शीत ऋतु जब होता है उसमें पहाड़ों पर जो घर बना होता है उसमें पाइपलाइन जो होता है पानी का पाइपलाइन वो फट जाता है। इसका कारण जो है यह क्या होता है, तो पाइप में जो है पानी जमने लगता है और फैल जाता है। इसी कारण क्या होता है, पानी की पाइपलाइन फट जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पाइप में जो है पानी जमने पर फैलता है इसीलिए पाइपलाइनें फट जाती है। नेक्स्ट है, 2 रेल पट्टियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, क्यों। तो 2 रेल पटरियों के मध्य जो एक छोटा सा जगह छोड़ा जाता है वह छोड़ा जाता है क्यों। क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर क्या होता है, सिकुड़ता है। इसीलिए रेल के पटरियों के मध्य जो है एक छोटा सा जगह छोड़ा जाता है। 2 पटरी के मध्य जो है 2 पटरी जैसे मान लीजिए ऐसे से है तो इसके बीच में जो जगह छोड़ा गया है इसीलिए छोड़ा जाता है क्योंकि धातु जो है गर्म होने पर फैलेगा और ठंडी होने पर सिकुड़ेगा, ये इससे कोई प्रभाव नहीं पड़े इसीलिए इसका जगह छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंध स्तर में जल का क्या तापमान होगा। अगर कोई भी झील का सतह है उसका पानी जो है अब बस जमेगा, ऊपर का सतह जो है जमने वाला है, लेकिन झील के अंत स्तर यानी कि अंदर के स्तर में जो है जल का तापमान क्या होगा उस वक्त। तो उस वक्त जो जल के अंदर का जो तापमान होगा, झील के नीचे का जो अंदर सतह का जो जल है उसका तापमान कितना होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट है, शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जो है जीवित रहते हैं, क्यों। तो शीतकाल में जो है झील का जो पानी है ऊपरी सतह वो जम जाता है पूरा तरीक़ा से, ये ऊपर का सतह जो है जम जाएगा क्योंकि पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे क्या है बर्फ़ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। इसीलिए क्या होता है, ये ऊपर का सतह जम गया है लेकिन अंदर का जो पानी का टेम्परेचर वो कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या होगा, तो ये जल में ही परिवर्तित रहेगा, तो इसीलिए वो क्या होता है, तो इसीलिए जो है जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि यहाँ पर अंदर का टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसीलिए ये जीवित रह पाते हैं। नेक्स्ट है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। तो ऊष्मा के जो है चालन विधि में जो होता है पदार्थ का एक अणु जो है दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाता है। ऊष्मा के संचरण में जो है चालन की विधि में जो होता है एक अणु दूसरे स्थान पर जो है अपने आप नहीं जाता है, बल्कि वो ऊष्मा के संचरण के कारण यानी कि चालन की विधि के द्वारा जाता है। नेक्स्ट है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो द्रवों तथा गैसों में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है यानी कि ट्रांसफ़र जो होता है, ऊष्मा का टेम्परेचर का जो ट्रांसफ़र होता है द्रव तथा गैस में किस विधि के द्वारा होता है। तो यह होता है संवहन विधि के द्वारा द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है, केतली में पानी गर्म होता है, क्यों। तो केतली में जो है पानी गर्म होता है क्यों, क्योंकि वो संवहन के कारण जो है वो गर्म रहता है केतली में पानी। तो संवहन के कारण जो है गर्म हो जाता है केतली में पानी। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के
संचार माध्यम से आती है। तो सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो यह आता है विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर आता है सूर्य का ऊष्मा। नेक्स्ट है ऊष्मा के स्थानांतरण जो होता है किस विधि के माध्यम में आवश्यक नहीं है? ऊष्मा का स्थान जो है किस विधि में जो है माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है, तो यह होता है विकिरण में। विकिरण जो विधि होता है उसमें जो है माध्यम का होना आवश्यक नहीं है ऊष्मा के स्थानांतरण में। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक वो कौन होता है? चांदी होता है। नेक्स्ट है चांदी का ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होता है? तो चांदी का ऊष्मीय चालकता जो है तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होगा? तो ये होगा अधिक होगा, यानी कि चांदी का ऊष्मीय चालकता जो है तांबे की ऊष्मीय चालकता से क्या होता है? अधिक होती है। नेक्स्ट है बोलोमीटर जो है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो बोलोमीटर क्या मापता है? तो बोलोमीटर जो है ऊष्मीय विकिरण को मापता है। जैसे कि सूर्य से पृथ्वी तक जो है जो टेम्परेचर मतलब उसका ऊष्मा आ रहा है वो विकिरण विधि के द्वारा आता है। तो बोलोमीटर यही यंत्र जो है ऊष्मा का विकिरण को मापता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलोमीटर से ऊष्मा का विकिरण जो कितना विकिरण कैसे आ रहा है उसको माप सकते हैं बोलोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे में रखा हुआ अगर रेफ्रिजरेटर जो है यानी कि फ्रिज, इसका दरवाज़ा अगर खोल देंगे तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का ताप जो है बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ जाएगा कमरे का तापमान। नेक्स्ट है एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? तो कमरे का हवा जो है गर्म हो जाएगा अगर टेबल पंखे को अगर बंद कमरे में चलाएंगे तो। नेक्स्ट है यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगा? तो ताप चालकता जो है उसका कम होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो कौन है वो समुद्र का जल जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा जो है ऊष्मा का संप्रेषण जो है संवहन कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ये चार ऑप्शन में सबसे अच्छा जो चालक है ऊष्मा का वो कौन है? तो पारा जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है ऊष्मा का। नेक्स्ट है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य विकिरण का जो है कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सोलर कुकर को गर्म कर देता है अवरक्त किरणें। जो सूर्य किरण का जो अवरक्त किरण होता है वो सोलर कुकर को गर्म कर देता है। नेक्स्ट है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? तो शीतकाल में जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो हमें गर्म रखते हैं क्यों? क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, इसीलिए वो हमें गर्म रखता है। नेक्स्ट है धूप से बचने के लिए छाते में रंग का जो संयोजन होता है निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपको, ये चारों में से कौन सा होगा राइट? तो ऊपर काला नीचे सफ़ेद होना चाहिए ताकि हम लोग धूप से बच सके। नेक्स्ट है सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्यों? तो सुबह का जो सूरज होता है उतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्यों? क्योंकि सुबह के समय जो है सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए सुबह का जो सूरज होता है गर्म नहीं होता है, लेकिन दोपहर का जो सूरज होता है गर्म होता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? मतलब कि गर्मी के समय में जो है हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि जो होता है सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करता है, इसीलिए। तो सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करता है, इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि ग्रीष्म काल में जो है हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। नेक्स्ट है ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि वे कैसे होते हैं? तो ऊनी कपड़े जो है सूती कपड़ा की अपेक्षा वो गर्म होता है, क्यों? तो ऊनी कपड़ा जो है सूती कपड़ा की अपेक्षा जो है अधिक गर्म होता है क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं वे, यानी कि जो है ऊनी कपड़ा ताप का अच्छा रोधक होता है, इसीलिए वो गर्म होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो
भाप के द्वारा जो है सबसे अधिक ज्वालक पैदा होता है। नेक्स्ट है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। तो अच्छे उत्सर्जक जो है अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका नियम है? तो यह नियम जो है किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का जो नियम होता है वो क्या होता है? अच्छे उत्सर्जक जो है अच्छे अवशोषक होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का नियम। ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। नेक्स्ट है किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम किसका नियम है? तो यह जो नियम है स्टीफन का नियम है। नेक्स्ट है स्टीफन का विकिरण नियम क्या है? तो ये 4 ऑप्शन में आपको स्टीफन का विकिरण नियम कौन सा है इसको पहचानना है। तो स्टीफन का जो विकिरण नियम है वो क्या होता है? E∝4T होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका नियम है? तो किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम जो है न्यूटन का शीतलन नियम है। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो डेवार जो है डेवार जो है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्यों? थर्मस फ्लास्क जो है तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्यों? क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार होता है इसका और बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा का निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है इसे। इसीलिए क्या होता है थर्मस फ्लास्क में तरल पदार्थ जो है लंबे समय तक गर्म रहता है। नेक्स्ट है किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए जो है थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, जिसके कारण वो चमकदार हो जाता है दीवार उसका? तो यह होता है विकिरण विधि से होता है। ये विकिरण विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए जो है थर्मस फ्लास्क की दीवार पर कलई की जाती है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के एकाक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है। तो किसी पदार्थ के एकाक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा वो कैसा ऊष्मा है? तो वह जो है विशिष्ट ऊष्मा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कांच, शीशा, तांबा, जल। ये चारों में से किसमें जो है सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है? तो जल में जो है सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा होता है जल में, यानी कि सर्वोच्च होता है विशिष्ट ऊष्मा जल में। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों? मोटर गाड़ी के रेडिएटर को जो है ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार करते हैं, क्यों? क्योंकि पानी के विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए रेडिएटर में पानी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्न तापी इंजनों यानी कि क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है। तो क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं उसका अनुप्रयोग क्या होता है? तो क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं उसका उपयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग। नेक्स्ट है निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो निम्न तापी परीक्षण जो है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। नेक्स्ट है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? अगर कोई भी ठोस पदार्थ है बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातान। जैसे कि कपूर जो है, कपूर जो एक ठोस है, ये बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है। इसी विधि पर आधारित है ऊर्ध्वपातान विधि। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कपूर। नेक्स्ट है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है वो क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं गलनांक। जिस पर क्या होता है कोई भी ठोस पदार्थ जो है वो ऊष्मा का टेम्परेचर पा करके वो क्या है द्रव में बदल जाता है, उसको क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। नेक्स्ट है जिस ताप पर कोई द्रव जो है ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है?
तो जिस ताप पर जो है कोई द्रव जो है ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर जो है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका घट जाएगा। नेक्स्ट है मिश्र धातुओं के गलनांक जो है उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कैसा होता है। तो मिश्र धातु के गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा जो है निम्न होते हैं। नेक्स्ट है द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहेंगे, तो वाष्पन कहते हैं इसे। जो द्रव से सीधे वाष्प बन जाए तो इस अवस्था को हम लोग वाष्पन परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है ठोस से द्रव में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो ठोस से जो है द्रव में बदल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो इस अवस्था परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे गलना बोलेंगे यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट है दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपद्रव्यों को मिलाने से जो है गलनांक पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, गलनांक जो है उसका घट जाएगा। नेक्स्ट है पानी कब उबलता है। तो जल का जो स्थितीय वाष्प दाब जो है वातावरण दाब के बराबर जब जो हो जाएगा तब क्या होगा, पानी उबलने लगेगा। नेक्स्ट है पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है यानी कि ट्रिपल पॉइंट होता है। तो पानी का जो ट्रिपल पॉइंट यानी कि त्रिगुणात्मक बिंदु होता है वो कितना होता है, तो यह होता है 273 डिग्री 0.16 केल्विन के बराबर होता है पानी का ट्रिपल पॉइंट। नेक्स्ट है किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा। तो किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान जो है वो घटेगा। नेक्स्ट है वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहता है। तो जब है वह ताप जिस पर जो है बर्फ पानी और वाष्प जो है संतुलन में रहता है यानी कि एक समान रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। तो चावल को पकाने में जो है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर यानी कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है सबसे अधिक होता है, इसीलिए वो चावल वहाँ पर पकाने में अधिक समय लगेगा। नेक्स्ट है जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जल का क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो जल का जो खुली सतह है उसके ऊपर जो दाब है उस पर निर्भर करता है जल का बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। तो ऊंची पहाड़ी जो होते हैं वहाँ पर हिमपात यानी कि बर्फ का वर्षा क्यों होता है। तो ऊंची पहाड़ी पर जो होता है हिमपात क्यों होता है, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान जो है हिमांक से कम होता है, अतः क्या होता है जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। जो जल वाष्प है वो जमकर क्या होता है, बर्फ बन जाता है, इसीलिए हिमपात होता है। नेक्स्ट है किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है, क्यों। किसी पहाड़ी की चोटी पर जो है जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है, क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम रहता है वहाँ पर, इसीलिए। नेक्स्ट है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों। तो तेज हवा वाली जो रात्रि होती है उसमें ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होता है तेज हो जाती है, इसीलिए। नेक्स्ट है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस कपूर जो है कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग करते हैं ऊर्ध्वपातान प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े जो है आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, इसीलिए वो क्या होता है पहले गलनांक जो है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट घटता है फिर बढ़ता है, तो वो क्या होता है दोनों चिपक जाता है आपस में। नेक्स्ट है बर्फ पर स्कैटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो बर्फ पर स्कैटरिंग करना जो प्रदर्शित करता है यानी कि बतलाता है कि दाब बढ़ने पर जो होता है बर्फ का गलनांक जो है
वो घट जाता है। इसी कारण क्या होता है, बर्फ पर स्कैटरिंग करना प्रदर्शन करता है। या किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहता है? तो किसी द्रव का जो है उसके क्वथनांक से पूर्व जो है वो वाष्प में बदल जाता है, यानी कि वो बॉइलिंग होने से पहले ही, यानी कि बॉयल होने से पहले द्रव जो है वो वाष्प में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण प्रक्रिया। पहाड़ों पर पानी जो है निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर जो है पानी जो है किस टेम्परेचर पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर जो है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तब वह उबलने लगता है। नेक्स्ट है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, वो क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। तो बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, यानी कि मेल्ट होने का जो गुप्त ऊष्मा है वो कितना होता है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा जो होता है उसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। नेक्स्ट है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। तो वाष्प की जो है गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 536 कैलोरी पर ग्राम जो है वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से नहीं, क्यों? अगर उबलते हुए जल में अगर हाथ डाल देंगे तो नहीं जलेगा उतना जितना कि भाप से जल जाएगा, क्योंकि जो है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसी कारण भाप से अधिक जलता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो क्या संरक्षित होता है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से? तो ऊर्जा संरक्षित होता है। नेक्स्ट है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना जो है ऊष्मा गतिकी के जो है प्रथम नियम से मिलती है। नेक्स्ट है, रुद्धोष्म परिवर्तन यानी कि एडियाबिलिटिक चेंज होता है वो क्या होता है? तो ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है रुद्धोष्म परिवर्तन में। नेक्स्ट है, समतापीय परिवर्तन यानी कि आइसोथर्मल चेंज में क्या होता है? तो आइसोथर्मल चेंज होता है, ताप अपरिवर्तित रहती है इसमें। आइसोथर्मल चेंज में यानी कि समतापीय परिवर्तन में जो होता है ताप अपरिवर्तित होती है, यानी कि टेम्परेचर जो है नहीं बदलती है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान तापमान बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम होता है। थर्मोस्टेट उसको रेफ्रिजरेटर में लगाया जाता है क्योंकि ताप जो है यानी कि टेम्परेचर एक समान बनाए रखे हो, इसीलिए उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम जो है किस अवधारणा का पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का ताप होता है। तो सूर्य की सतह का जो ताप होता है वो कितना होता है? तो 6000 कैलोरी जो है सूर्य का सतह का ताप होता है। नेक्स्ट है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? गर्म मौसम में जो है पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि जो है हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसीलिए गर्म मौसम में पंखा चलाने से हमें आराम महसूस होता है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट जो है उसका प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना थर्मोस्टेट का प्रयोजन है। जो हम लोग रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं वो क्या करता है? तापमान को स्थिर रखता है, इसीलिए थर्मोस्टेट का प्रयोजन यानी कि उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 कैलोरी के बराबर होता है? तो सेल्सियस में जो है माप का कौन सा तापक्रम जो है 300 कैलोरी के बराबर होता है? तो 300 कैलोरी जो है यह बराबर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के, यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर होगा।